आइए अब हम निवल परिसंपत्तियां अथवा विनियोजित पूंजी आवृत अनुपात पर चर्चा करते हैं। यह अनुपात प्रचालन से आगम और निवल परिसंपत्तियां अथवा विनियोजित पूंजी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। उच्च आवृत बेहतर क्रियाशीलता और लाभप्रदता को दर्शाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह अनुपात प्रचालन से आगम और निवल परिसंपत्तियां अथवा विनियोजित पूंजी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। उच्च आवृत बेहतर क्रियाशीलता और लाभप्रदता को दर्शाता है। इसका परिकलन निम्न प्रकार किया जाता है। निवल परिसंपत्तियां अथवा विनियोजित पूंजी आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से निवल आगम बटा विनियोजित पूंजी। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। इसका परिकलन निम्न प्रकार किया जाता है। निवल परिसंपत्तियां अथवा विनियोजित पूंजी आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से निवल आगम बटा विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी आवृत अनुपात जो कि विनियोजित पूंजी अथवा निवल परिसंपत्तियां के आवृत का अध्ययन करती है, आगे का विश्लेषण निम्नवत दो आवृत अनुपातों द्वारा किया जाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। विनियोजित पूंजी आवृत अनुपात जो कि विनियोजित पूंजी अथवा निवल परिसंपत्तियां के आवृत का अध्ययन करती है, आगे का विश्लेषण निम्नवत दो आवृत अनुपातों द्वारा किया जाता है। आ स्थायी परिसंपत्तियां आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से निवल आगम बटा निवल स्थायी परिसंपत्तियां। बा कार्यशील पूंजी आवृत बराबर प्रचालन से निवल आगम बटा कार्यशील पूंजी। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। आ स्थायी परिसंपत्तियां आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से निवल आगम बटा निवल स्थायी परिसंपत्तियां। बा कार्यशील पूंजी आवृत बराबर प्रचालन से निवल आगम बटा कार्यशील पूंजी। महत्व विनियोजित पूंजी कार्यशील पूंजी और स्थायी परिसंपत्तियों का उच्च आवृत अच्छे संकेत हैं तथा संसाधनों के कुशलतम उपयोग से संबंधित हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। महत्व विनियोजित पूंजी कार्यशील पूंजी और स्थायी परिसंपत्तियों का उच्च आवृत अच्छे संकेत हैं तथा संसाधनों के कुशलतम उपयोग से संबंधित हैं। विनियोजित पूंजी अथवा इसके किसी भी घटक के उपयोग को आवृत अनुपात व्यक्त करता है। उच्चतर आवृत कुशलतम उपयोग को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय में उच्चतर द्रव्यता और लाभप्रदता प्राप्त होती है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। विनियोजित पूंजी अथवा इसके किसी भी घटक के उपयोग को आवृत अनुपात व्यक्त करता है। उच्चतर आवृत कुशलतम उपयोग को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय में उच्चतर द्रव्यता और लाभप्रदता प्राप्त होती है।
उदाहरण 18। निम्नलिखित सूचना से पहला निवल परिसंपत्ति आवृत, दूसरा स्थायी परिसंपत्ति आवृत, तीसरा कार्यशील पूंजी आवृत अनुपात ज्ञात करें। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। उदाहरण 18। निम्नलिखित सूचना से पहला निवल परिसंपत्ति आवृत, दूसरा स्थायी परिसंपत्ति आवृत, तीसरा कार्यशील पूंजी आवृत अनुपात ज्ञात करें। अधिमानी अंश पूंजी 4 लाख रुपए, समता अंश पूंजी 6 लाख रुपए, सामान्य आरक्षित 1 लाख रुपए, लाभ एवं हानि विवरण का शेष 3 लाख रुपए, 15% ऋण पत्र 2 लाख रुपए, 14% ऋण 2 लाख रुपए, लेनदार 1,40,000 रुपए, देय विपत्र 50,000 रुपए, बकाया व्यय 10,000 रुपए, संयंत्र एवं मशीनरी 8,000 रुपए, भूमि एवं भवन 5,000 रुपए, मोटर कार गाड़ी 2 लाख रुपए, फर्नीचर 1 लाख रुपए, रहतिया 1,80,000 रुपए, देनदार 1,10,000 रुपए, बैंक 80,000 रुपए, रोकड़ 30,000 रुपए। वर्ष 2016-17 के लिए प्रचालन से आगम 30 लाख रुपए है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अधिमानी अंश पूंजी 4 लाख रुपए, समता अंश पूंजी 6 लाख रुपए, सामान्य आरक्षित 1 लाख रुपए, लाभ एवं हानि विवरण का शेष 3 लाख रुपए, 15% ऋण पत्र 2 लाख रुपए, 14% ऋण 2 लाख रुपए, लेनदार 1,40,000 रुपए, देय विपत्र 50,000 रुपए, बकाया व्यय 10,000 रुपए, संयंत्र एवं मशीनरी 8,000 रुपए, भूमि एवं भवन 5,000 रुपए, मोटर कार गाड़ी 2 लाख रुपए, फर्नीचर 1 लाख रुपए, रहतिया 1,80,000 रुपए, देनदार 1,10,000 रुपए, बैंक 80,000 रुपए, रोकड़ 30,000 रुपए। वर्ष 2016-17 के लिए प्रचालन से आगम 30 लाख रुपए है। हल। प्रचालन से आगम 30 लाख रुपए, विनियोजित पूंजी बराबर अंश पूंजी प्लस आरक्षित एवं अधिशेष प्लस दीर्घकालीन ऋण या निवल परिसंपत्तियां बराबर 4 लाख रुपए प्लस 6 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 3 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए बराबर 18 लाख रुपए। स्थिर परिसंपत्तियां बराबर 8 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए बराबर 16 लाख रुपए। कार्यशील पूंजी बराबर चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू दायित्व बराबर 4 लाख रुपए माइनस 2 लाख रुपए बराबर 2 लाख रुपए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। हल। प्रचालन से आगम 30 लाख रुपए, विनियोजित पूंजी बराबर अंश पूंजी प्लस आरक्षित एवं अधिशेष प्लस दीर्घकालीन ऋण या निवल परिसंपत्तियां बराबर 4 लाख रुपए प्लस 6 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 3 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए बराबर 18 लाख रुपए। स्थिर परिसंपत्तियां बराबर 8 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए बराबर 16 लाख रुपए। कार्यशील पूंजी बराबर चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू दायित्व बराबर 4 लाख रुपए माइनस 2 लाख रुपए बराबर 2 लाख रुपए। निवल परिसंपत्ति आवृत अनुपात बराबर 30 लाख रुपए बटा 18 लाख रुपए बराबर 1.67 गुणा। स्थिर परिसंपत्ति आवृत अनुपात
बराबर 30 लाख रुपए बटा 16 लाख रुपए बराबर 1.88 गुणा। कार्यशील पूंजी आवृत बराबर 30 लाख रुपए बटा 2 लाख रुपए बराबर 15 गुणा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। निवल परिसंपत्ति आवृत अनुपात बराबर 30 लाख रुपए बटा 18 लाख रुपए बराबर 1.67 गुणा। स्थिर परिसंपत्ति आवृत अनुपात बराबर 30 लाख रुपए बटा 16 लाख रुपए बराबर 1.88 गुणा। कार्यशील पूंजी आवृत बराबर 30 लाख रुपए बटा 2 लाख रुपए बराबर 15 गुणा। आइए अब हम लाभप्रदता अनुपात पर चर्चा करते हैं। लाभप्रदता या वित्तीय निष्पादन मुख्यतः लाभ हानि विवरण में संक्षेपीकृत किया जाता है। लाभप्रदता अनुपात का परिकलन एक व्यवसाय की अर्जन क्षमता के विश्लेषण के लिए किया जाता है, जो कि व्यवसाय में नियोजित संसाधनों के उपयोग के परिणाम स्वरूप होता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। लाभप्रदता या वित्तीय निष्पादन मुख्यतः लाभ हानि विवरण में संक्षेपीकृत किया जाता है। लाभप्रदता अनुपात का परिकलन एक व्यवसाय की अर्जन क्षमता के विश्लेषण के लिए किया जाता है, जो कि व्यवसाय में नियोजित संसाधनों के उपयोग के परिणाम स्वरूप होता है। व्यवसाय में नियोजित संसाधनों के उपयोग और लाभ के बीच एक निकट संबंध है। व्यवसाय की लाभप्रदता को विश्लेषित किए जाने हेतु सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अनुपात ये हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। व्यवसाय में नियोजित संसाधनों के उपयोग और लाभ के बीच एक निकट संबंध है। व्यवसाय की लाभप्रदता को विश्लेषित किए जाने हेतु सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अनुपात ये हैं। पहला सकल लाभ अनुपात, दूसरा प्रचालन अनुपात, तीसरा प्रचालन लाभ अनुपात, चौथा निवल लाभ अनुपात, पांचवा निवेश पर प्रत्याय ROI अथवा नियोजित पूंजी प्रत्याय ROCE। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। पहला सकल लाभ अनुपात, दूसरा प्रचालन अनुपात, तीसरा प्रचालन लाभ अनुपात, चौथा निवल लाभ अनुपात, पांचवा निवेश पर प्रत्याय ROI अथवा नियोजित पूंजी प्रत्याय ROCE। छठा निवल संपत्ति पर प्रत्याय RONW, सातवां प्रति अंश अर्जन, आठवां प्रति अंश पुस्तक मूल्य, नवां लाभांश भुगतान अनुपात, दसवां मूल्य अर्जन अनुपात। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। छठा निवल संपत्ति पर प्रत्याय RONW, सातवां प्रति अंश अर्जन, आठवां प्रति अंश पुस्तक मूल्य, नवां लाभांश भुगतान अनुपात, दसवां मूल्य अर्जन अनुपात। आइए अब हम सकल लाभ अनुपात पर चर्चा करते हैं।
प्रचालन से आगम पर प्रतिशत के रूप में सकल लाभ की गणना सकल लाभ सुरक्षा जानने हेतु की जाती है। इसे ज्ञात करने का सूत्र है मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। प्रचालन से आगम पर प्रतिशत के रूप में सकल लाभ की गणना सकल लाभ सुरक्षा जानने हेतु की जाती है। इसे ज्ञात करने का सूत्र है सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटा प्रचालन से निवल आगम गुणा 100। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटा प्रचालन से निवल आगम गुणा 100। महत्व: यह विक्रय उत्पादों पर सकल सुरक्षा सीमा की ओर संकेत करता है। यह अनुपात प्रचालन व्ययों, गैर प्रचालन व्ययों आदि की व्यवस्था के लिए उपलब्ध सुरक्षा सीमा को इंगित करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। महत्व: यह विक्रय उत्पादों पर सकल सुरक्षा सीमा की ओर संकेत करता है। यह अनुपात प्रचालन व्ययों, गैर प्रचालन व्ययों आदि की व्यवस्था के लिए उपलब्ध सुरक्षा सीमा को इंगित करता है। सकल लाभ अनुपात में परिवर्तन विक्रय राशि अथवा प्रचालन से आगम की लागत अथवा दोनों के सम्मिश्रण से परिवर्तित हो सकता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। सकल लाभ अनुपात में परिवर्तन विक्रय राशि अथवा प्रचालन से आगम की लागत अथवा दोनों के सम्मिश्रण से परिवर्तित हो सकता है। निम्न अनुपात प्रतिकूल क्रय और विक्रय नीति को इंगित करता है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि उच्च सकल लाभ अनुपात अच्छा संकेत है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। निम्न अनुपात प्रतिकूल क्रय और विक्रय नीति को इंगित करता है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि उच्च सकल लाभ अनुपात अच्छा संकेत है। उदाहरण 19 वर्ष 2016-17 के लिए निम्न सूचना उपलब्ध हैं। सकल लाभ अनुपात की गणना करें। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उदाहरण 19 वर्ष 2016-17 के लिए निम्न सूचना उपलब्ध हैं। सकल लाभ अनुपात की गणना करें। प्रचालन से आगम नगद 25,000 रुपये, उधार 75,000 रुपये। क्रय नगद 15,000 रुपये, उधार 60,000 रुपये। आवक ढुलाई 2,000 रुपये, वेतन 25,000 रुपये, रहतिये में कमी 10,000 रुपये, बाह्य वापसी 2,000 रुपये, मजदूरी 5,000 रुपये। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। प्रचालन से आगम नगद 25,000 रुपये, उधार 75,000 रुपये। क्रय नगद 15,000 रुपये, उधार 60,000 रुपये। आवक ढुलाई 2,000 रुपये, वेतन
25,000 रुपये, रहतिये में कमी 10,000 रुपये, बाह्य वापसी 2,000 रुपये, मजदूरी 5,000 रुपये। हल। प्रचालन से आगम बराबर नगद प्रचालन से आगम प्लस उधार प्रचालन से आगम बराबर 25,000 रुपये प्लस 75,000 रुपये बराबर 1,00,000 रुपये। निवल खरीद बराबर नगद क्रय प्लस उधार क्रय माइनस बाह्य वापसी बराबर 15,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये माइनस 2,000 रुपये बराबर 73,000 रुपये। प्रचालन से आगम बराबर क्रय प्लस प्रारंभिक रहतिया माइनस अंतिम रहतिया प्लस प्रत्यक्ष व्यय बराबर क्रय प्लस रहतिया में कमी गिरावट प्लस प्रत्यक्ष व्यय बराबर 73,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये बराबर 90,000 रुपये। सकल लाभ बराबर प्रचालन से आगम माइनस प्रचालन से आगम की लागत बराबर 1,00,000 रुपये माइनस 90,000 रुपये बराबर 10,000 रुपये। सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटा प्रचालन से निवल आगम गुणा 100 बराबर 10,000 रुपये बटा 1,00,000 रुपये गुणा 100 बराबर 10%। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। हल। प्रचालन से आगम बराबर नगद प्रचालन से आगम प्लस उधार प्रचालन से आगम बराबर 25,000 रुपये प्लस 75,000 रुपये बराबर 1,00,000 रुपये। निवल खरीद बराबर नगद क्रय प्लस उधार क्रय माइनस बाह्य वापसी बराबर 15,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये माइनस 2,000 रुपये बराबर 73,000 रुपये। प्रचालन से आगम बराबर क्रय प्लस प्रारंभिक रहतिया माइनस अंतिम रहतिया प्लस प्रत्यक्ष व्यय बराबर क्रय प्लस रहतिया में कमी गिरावट प्लस प्रत्यक्ष व्यय बराबर 73,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये बराबर 90,000 रुपये। सकल लाभ बराबर प्रचालन से आगम माइनस प्रचालन से आगम की लागत बराबर 1,00,000 रुपये माइनस 90,000 रुपये बराबर 10,000 रुपये। सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटा प्रचालन से निवल आगम गुणा 100 बराबर 10,000 रुपये बटा 1,00,000 रुपये गुणा 100 बराबर 10%।